आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना न्यायपालिका को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए आज उच्च न्यायालय में 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों ने शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान न्यायमूर्ति गौस मीरा मोहिनुद्दीन, न्यायमूर्ति सुदाला चलापति राव, न्यायमूर्ति वाकितिक रामकृष्ण और न्यायमूर्ति गादी प्रवीण कुमार को पद की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में मौजूद न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कानूनी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति से राज्य में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने और मामलों के निपटान में सुधार करने में मदद मिलने की उम्मीद है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए उस निर्देश का स्वागत किया जिसमें उन्होंने बीआरएस के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने को कहा है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद दिया कि इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा दुर्भावनापूर्ण तरीकों से नष्ट न हो। वहीं रामाराव ने कांग्रेस के लोकसभा नेता राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष किया और उन्हें अपने उपदेशों पर अडिग रहने की चुनौती दी। उन्होंने पंच न्याय योजना के तहत दलबदल विरोधी कानूनों को और सख्त करने और दलबदलुओं को स्वतः अयोग्य घोषित करने के राहुल गांधी के वादे का हवाला दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि न तो राहुल गांधी और न ही उनकी पार्टी अध्यक्ष के पद का इस्तेमाल संविधान का मजाक उड़ाने के लिए करेंगे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने 10 विधायकों पर अवैध रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने और आधिकारिक कार्यक्रमों में खुलेआम भाग लेने का आरोप लगाया और इसे संवैधानिक मानदंडों का घोर उल्लंघन बताया। उन्होंने दल बदल पर सत्तारूढ़ पार्टी की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि इसकी ज्यादा जांच की जरूरत है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल पहले हुए बम धमाके के मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोप साबित न होने के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले को लेकर अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार और फडणवीस सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। और उसमें 6 नमाजियों की और करीब 100 लोगों की इंजरी हुई थी। पहले मुंबई एटीएस ने, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन गया एनआईए के पास। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तेलंगाना के पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री सीतक्का ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए धनराशि में भारी कटौती करने का आरोप लगाया है, जिससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योजना के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहायकों के वेतन का वित्तीय बोझ अब पूरी तरह से राज्य सरकारों पर पड़ रहा है। सचिवालय में क्षेत्रीय सहायकों के साथ
एक बैठक में बोलते हुए मंत्री सीतक्का ने उनकी चिंताओं का समाधान किया और कई प्रमुख पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के 7,111 फील्ड असिस्टेंट को समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए एक ही श्रेणी में लाया जाएगा। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि अब फील्ड असिस्टेंट के तबादले की अनुमति होगी। उनके कल्याण में सुधार के लिए मंत्री ने फील्ड सहायकों को समूह और स्वास्थ्य बीमा, साथ ही स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने का संकल्प लिया। तेलंगाना सरकार द्वारा 14 मुस्लिम समूहों के लिए कोटा लाभ को सुव्यवस्थित करने पर विचार करने के लिए भाजपा नेता बूरा नरसैया गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी द्वारा पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए की गई पूरी कवायद केवल पिछड़ी जातियों की आड़ में मुसलमानों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए है। इससे पहले राहुल गांधी के परदादा ने धर्म के नाम पर देश को पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में विभाजित किया था। आगे उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी हिंदू समाज के सबसे खतरनाक दुश्मन बन गए हैं। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी दोनों हमारे देश के लिए राहु और केतु की तरह हैं। गोशामहल विधायक टी राजा सिंह ने 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य को बरी किए जाने का स्वागत किया है। एक वीडियो बयान में राजा सिंह ने कहा, 17 साल की पीड़ा के बाद मालेगांव विस्फोटक की साजिश रचने के झूठे आरोप में फंसे 7 लोगों को आखिरकार बरी कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने हिंदू साधु संतों को बदनाम करने के लिए ये मामले दर्ज करके वोट बैंक की राजनीति की। उन्होंने इस घटनाओं को भगवा आतंकवाद तक करार दिया। वही विधायक ने आगे दावा किया कि आरोपियों को 3rd डिग्री टॉर्चर और जबरदस्ती अपना गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। कांग्रेस की आलोचना जारी रखते हुए राजा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार अपना असली रंग दिखाया है। मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा था। अब उनके सबूत कहां हैं? पार्टी ने हमेशा ऐसे दुर्भावनापूर्ण रणनीतियों के जरिए हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की है। 2008 में मालेगांव में कुछ बम धमाके होते हैं और उन धमाकों में 6 लोग मारे जाते हैं। वो समय पर कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति खेली थी और हिंदुओं पर आरोप मलने का काम किया था, साधु संतों को बदनाम करने का कार्य किया था, भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। 17 साल हो गए। कई वर्षों तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, कर्नल पुरोहित जी समेत 7 लोग जेल काटे हुए, जेल में उनको डाल दिया गया। अनेकों प्रकार का उनको टॉर्चर किया गया। गौ मांस, पता नहीं क्या क्या मांस उनको खिलाकर कि यहाँ बम ब्लास्ट तुमने ही किया, कबूल करो, स्वीकार करो। बहुत टॉर्चर किया गया। लेकिन वो समय पर ना साध्वी दीदी टूटी, ना ही हमारे कर्नल पुरोहित जी टूटे, ना ही किसी ने भी वहां केस को स्वीकार नहीं किया। 17 साल प्रतीक्षा हुई। 17 साल तक NIA कोर्ट में वहां केस चला। 17 साल के बाद में जिन जिन पर आरोप लगा था, आज सारे के सारे लोग बरी हो गए। सारे के सारे लोग निर्दोष घोषित हुए। अब मैं उन कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूं जो हिंदुओं को, भगवेधारियों को, भगवे को आतंकवाद का नाम वो समय पर दिए थे, अब क्या हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार व्हाइट हाउस के साथ किस तरह की बातचीत कर रही है। कई बार पीएम मोदी और ट्रंप ने दावा किया है कि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं। आज इस घनिष्ठ मित्रता का क्या यही परिणाम है? स्पष्ट रूप से कोई उचित बातचीत नहीं की गई। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की। हमारे पास इसे संबोधित करने के लिए कुछ महीने थे। हमें विश्वास था कि हमारा विदेश मंत्रालय ठीक से बातचीत कर रहा है और ऐसा नहीं होता, लेकिन अब ऐसा हो गया है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार के लिए हस्तक्षेप करने और इस मुद्दे को सुलझाने का सही समय है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण वार्ता है। हम कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ बातचीत चल रही हो। यूरोपीय संघ के साथ हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन ब्रिटेन के साथ एक समझौता कर लिया है और हम अन्य देशों के साथ भी बातचीत
कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो हमें अमेरिका के बाहर अपने बाज़ारों में विविधता लानी पड़ सकती है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर अमेरिका अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से अनुचित है तो हमें कहीं और जाना होगा। यही भारत की ताकत है। हम चीन की तरह पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारे पास एक अच्छा और मजबूत घरेलू बाजार है। हमें अपने वार्ताकारों को सर्वोत्तम संभव सौदा खोजने के लिए मजबूत समर्थन देना चाहिए। अगर कोई अच्छा सौदा संभव नहीं है तो हमें पीछे हटना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन के आरोप में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी पर भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि सबसे पहले हमारी पार्टी आज छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है, जिसमें 2 ननों की गिरफ्तारी भी शामिल है, उसकी निंदा करती है। हमारी पार्टी और भाकपा ने छत्तीसगढ़ में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। हमारे सांसद और शीर्ष महिला नेता वहाँ गए हैं। उन्होंने ननों से मुलाकात की और इस मुद्दे को उठाया। अब हमारे सांसद केंद्र में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या चाहती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भाजपा और आरएसएस मिलकर नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वे लोगों को धर्म के नाम पर बांटते हैं और अल्पसंख्यकों पर हमले करने में बहुत आक्रामक हो गए हैं। वे छत्तीसगढ़ में कुछ और कहते हैं और केरल में कुछ और। यह भाजपा के पाखंड को उजागर करता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ के बारे में जो कहा उसे सभी ने देखा है और उन्होंने दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया है। भारत को दोनों मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें यही मिलता है। वेल, एवरीबॉडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। पाकिस्तान के साथ भी ठीक है यूएस। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।